प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप। पीएसपी के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। प्रभात ज्ञान कोश के इस डेली न्यूज़ एनालिसिस में विश्व, भारत और राजस्थान का करंट अफेयर्स लेकर के हम आज एक बार फिर से आपके बीच में हाजिर हैं। आज हम लोग बात कर रहे हैं ब्रिक्स सम्मेलन की। किसकी बात कर रहे हैं दोस्तों? ब्रिक्स की बात कर रहे हैं। और अगर हम लोग देखें तो 10वां ब्रिक्स संसदीय मंच जो है रूस की ब्रिक्स अध्यक्षता के हिस्से के रूप में 11-12 जुलाई को सेंट पीटर्सबर्ग के टोरॉइड पैलेस में आयोजित किया जाएगा, है ना। तो ब्रिक्स का संसदीय मंच जो है उसकी एक बैठक आयोजित की जा रही है और उस बैठक के अंदर जो है वो भारत की तरफ से लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जो है वो उस संसदीय मंच में भारत की तरफ से 10वें ब्रिक्स सम्मेलन में जो है वो प्रतिनिधित्व करने जा रहे हैं। और इस फोरम का जो विषय है वो क्या है? न्याय संगत वैश्विक विकास और सुरक्षा के लिए बहुपक्षवाद को मजबूत करने में सांसदों की भूमिका। इस चीज़ को लेकर के और फिर जो है वो ब्रिक्स की अध्यक्षता में एक जो है वो यूँ कह सकते हो आप लोग कि एक प्रकार से ये एक फोरम आयोजित किया जा रहा है जिसके अंदर भारत की तरफ से ओम बिरला भाग लेने के लिए जा रहे हैं। उसके बाद में अगर हम लोग नेक्स्ट जो खबर हमारी है वो किससे संबंधित है? पर्यावरण से संबंधित है। और ये एक महत्वपूर्ण खबर है। इसमें लेसेंट ने वर्ष 2008 और 2019 के बीच में भारत के 10 प्रमुख शहरों में अल्पकालिक वायु प्रदूषण जोखिम तथा मृत्यु दर के बीच में संबंधों की जांच करने वाला पहला बहुशहरीय अध्ययन प्रकाशित किया है ना। यानी कि प्रमुख जितने भी 10 प्रमुख शहर है भारत के, उनमें अल्पकालिक वायु प्रदूषण कितना PM 2.5 तथा मृत्यु दर के बीच संबंधों की जांच, अर्थात वायु प्रदूषण के कारण कितने लोगों की मृत्यु होती है। तो इस अध्ययन से पता चला है कि 10 शहरों में प्रतिवर्ष 33,000 से अधिक मौतें जो हैं वो हो रही हैं वायु प्रदूषण के कारण। और इसमें सर्वाधिक वायु प्रदूषण से मौतें जहां हो रही है वो शहर कौन सा है दोस्तों? दिल्ली है। तो दिल्ली में वायु प्रदूषण के कारण सर्वाधिक मौतें हो रही हैं। और इसके बाद में भारत का कौन सा शहर आता है? वाराणसी आता है। उसके बाद कौन सा शहर आता है? कोलकाता आता है। उसके बाद कौन सा शहर आता है? पुणे आता है। लेकिन दोस्तों इसमें वायु प्रदूषण के कारण जो है वो सबसे कम मौतों वाला शहर कौन सा है? तो वो शहर कौन सा है? शिमला है, जहां वायु प्रदूषण का असर बहुत ही ज़्यादा कम है। तो भारत का वायु प्रदूषण से सर्वाधिक मौतें होने वाला शहर कौन सा है? दिल्ली है। दूसरा शहर कौन सा है? वाराणसी है। तीसरा शहर कौन सा है? कोलकाता है। और चौथा कौन सा है? पुणे है। जबकि शिमला ऐसा शहर है जहां वायु प्रदूषण के कारण सबसे कम मृत्यु दर वाला शहर बन गया है। और ये रिपोर्ट किसने जारी की है? लेसेंट के द्वारा ये रिपोर्ट जारी की गई। कितने शहरों को इसमें लिया गया? 10 शहरों को लिया गया। अगली जो महत्वपूर्ण खबर है दोस्तों वो सुप्रीम कोर्ट से संबंधित है। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि पिछले दिनों जो है वो एक तलाक का जो अधिनियम आया और उस अधिनियम के बाद में जो है वो सुप्रीम कोर्ट में जब ये मामला चला तो एक मुस्लिम महिला दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के तहत अपने पति से भरण पोषण पाने की हकदार है। ठीक है, तो ये एक महत्वपूर्ण खबर है दोस्तों, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि तलाक के बाद में जो है, डाइवोर्स के बाद में एक महिला जो है वो अपने पति से 3 तलाक के बाद में अपने पति से भरण पोषण लेने की हकदार है। और ये किसने बताया दोस्तों? ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा। ये बहुत बड़ा जजमेंट है। तो ये जस्टिस बी नागरत्ना और अगस्टिन जॉर्ज मसीह की पीठ ने मामले में एक याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें व्यक्ति ने किस धारा का हवाला दिया था? धारा 125 CRPC के तहत अपनी तलाकशुदा पत्नी को अंतरिम भरण पोषण देने के निर्देश के खिलाफ याचिका दायर की थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया है कि यहाँ पर जो है वो महिला अपने पति से भरण पोषण पाने की हकदार है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में अगली जो खबर है वो म्यूचुअल फंड से संबंधित है। यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा टाटा एसेट मैनेजमेंट लिमिटेड। तो टाटा एसेट मैनेजमेंट कंपनी ने 8 जुलाई को देश का पहला टूरिज्म इंडेक्स फंड लॉन्च किया है। कौन सा फंड लॉन्च किया है दोस्तों? टूरिज्म इंडेक्स फंड लॉन्च किया है। और इसके तहत जो है वो निफ्टी की 500 का हिस्सा बनने वाली कंपनियों का संग्रह शामिल है। और इसके तहत इस स्कीम में 8 जुलाई 2024 को सार्वजनिक सदस्यता के लिए इस स्कीम को जो है वो ओपन किया गया है दोस्तों। और इसके आधार पे हम लोग ये कह सकते हैं कि एक नया म्यूचुअल फंड जो है टाटा एसेट मैनेजमेंट कंपनी जो है वो देश के लिए लाएगी, जो कि पहला टूरिज्म इंडेक्स फंड है जिसको लॉन्च किया गया है।
उसके बाद में हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगली खबर राजस्थान से संबंधित है और राजस्थान की भजनलाल सरकार जो है वो अगले 10 वर्षों के लिए सड़क सुरक्षा के लिए कार्य योजना अपनाने वाला देश का पहला राज्य राजस्थान बन गया है। तो अगले 10 वर्षों के लिए सड़क सुरक्षा के लिए कार्य योजना को अपनाने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है? राजस्थान बन गया है। और इस जो सरकारी नीति है, इस नीति का प्रमुख उद्देश्य क्या है दोस्तों? 2030 तक राज्य में सड़क दुर्घटनाओं में 50% की कमी लाना है। कितनी कमी लाना है? 50% की कमी लाना है। उसके बाद अगली जो हमारी खबर है वो क्रिकेट से संबंधित है दोस्तों। आपको यहाँ पर दिख रहा है जसप्रीत बुमराह जो कि भारतीय क्रिकेट के उभरते हुए सितारे और तेज गेंदबाज है, जबकि यहाँ पर भारतीय क्रिकेट की महिला सलामी बल्लेबाज स्मृति मंधाना है। और इन दोनों को जून 2024 के लिए आईसीसी ने सर्वश्रेष्ठ पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ और सर्वश्रेष्ठ महिला प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। उसके बाद में हम लोग दोस्तों यहाँ पर देख रहे हैं यूक्रेनी हाई जंपर यारोस्लावा मोहुचिक की बात है। यहाँ पर उन्होंने पेरिस में डायमंड लीग मीट में महिलाओं की हाई जंप का विश्व रिकॉर्ड तोड़ दिया है और 2.10 मीटर की छलांग लगाकर 1987 में बनाए गए पिछले रिकॉर्ड को पीछे तोड़ दिया। किसने तोड़ दिया है? यारोस्लावा मोहुचिक ने, है ना। और ये जो मोहुचिक है वो कहाँ की है? यूक्रेन की है। और इन्होंने हाई जंप के अंदर ऊंची कूद में जो है एक विश्व रिकॉर्ड को तोड़ा है। कुछ और महत्वपूर्ण खबरें हैं जो हम आपके साथ में शेयर करेंगे। पेरिस ओलंपिक 2024 के उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजावाहक कौन होंगे? तो पीवी संधू और शरद कमल, ये दोनों भारत की तरफ से ध्वजावाहक होंगे। जून के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार किसको दिया गया है? जसप्रीत बुमराह को दिया गया है। हाल ही में फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से किसको सम्मानित किया गया है? तो रोशनी नादर मल्होत्रा। फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किसको किया गया है? रोशनी नादर मल्होत्रा को किया गया है। और हाल ही में एक्सियोम 4 मिशन के तहत इसरो के 2 गगनयान अंतरिक्ष यात्रियों को प्रशिक्षित करने की घोषणा किसने की है ना। तो इसमें 2 इसरो के प्रशिक्षित गगनयान यात्रियों को नासा प्रशिक्षित करेगा दोस्तों। ठीक है। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन की रिपोर्ट के अनुसार जेनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पेटेंट में भारत किस स्थान पर है? तो भारत 5वें स्थान पर है। एआई का जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो अपन लोग पेटेंट कहते हैं उसमें भारत का 5वां स्थान है। भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की मिशन शक्ति योजना में मंत्रालय द्वारा 100 दिनों तक विशेष जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। कितने दिनों के लिए? 100 डेज के लिए। नीति आयोग द्वारा 4 जुलाई से देश भर में एक अभियान चलाया जा रहा है और उसका नाम क्या है? संपूर्णता अभियान चलाया जा रहा है। एशिया का पहला हाई स्पीड डेडिकेटेड ट्रेन टेस्टिंग ट्रैक किस स्थान पर बनाया जा रहा है? तो ये नावा सिटी नागौर में बनाया जा रहा है। तो नावा सिटी नागौर राजस्थान के अंदर एशिया का पहला हाई स्पीड डेडिकेटेड ट्रेन टेस्टिंग ट्रैक जो है वो बनाया जा रहा है। शिक्षा विभाग के कैलेंडर में अब जो है रामलला की प्राण प्रतिष्ठा दिवस को भी शामिल किया गया है और इसको भी मनाया जाएगा। और वो दिन कौन सा है दोस्तों? 22 जनवरी है। राजस्थान में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मध्य प्रदेश के साथ एक कॉरिडोर बनाया जाएगा और वो कॉरिडोर कौन सा है? आध्यात्मिक कॉरिडोर है जिसका निर्माण किया जाएगा। इसके बाद दोस्तों हम लोग फिर यहाँ पर बात करते हैं कुछ और खबरों की। आईसीसी महिला प्लेयर ऑफ द मंथ का खिताब किसने जीता है इस महीने? स्मृति मंधाना जो कि भारत की सलामी महिला बल्लेबाज हैं। पीएम मोदी किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है? रूस के नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है। किस राज्य को कृषि के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है? महाराष्ट्र को प्राप्त हुआ है। किसे राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम के लिए प्रधान सलाहकार नियुक्त किया गया है? तो उनका नाम क्या है? सौम्या स्वामीनाथन। ये बहुत महत्वपूर्ण खबर है। राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम में सौम्या स्वामीनाथन को प्रधान सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। राजस्थान सरकार ने बजट 2024-25 में किन नगर परिषदों को नगर निगम में क्रमोन्नत करने की घोषणा की है? तो पाली नगर परिषद को नगर निगम में क्रमोन्नत करने की घोषणा की गई है। भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच में एक संयुक्त रक्षा सहयोग समिति जिसको जेडीसीसी की 12वीं बैठक कहाँ पर आयोजित की गई? अबू धाबी में पिछले दिनों संपन्न हुई। संस्कृति मंत्रालय में 46वीं विश्व धरोहर समिति की बैठक के लिए प्रोजेक्ट पब्लिक आर्ट ऑफ इंडिया शुरू किया गया है। HCL टेक की अध्यक्ष जिनका नाम क्या है? रोशनी नादर मल्होत्रा। इनको फ्रांस ने देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार शेवेलियर डी ला लीजन डी हॉनूर से सम्मानित किया है। तो HCL टेक की अध्यक्ष हैं, इनका नाम क्या है? रोशनी नादर मल्होत्रा। इनको फ्रांस ने देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार शेवेलियर डी ला लीजन डी हॉनूर से सम्मानित किया है। स्मृति मंधाना और जसप्रीत बुमराह को जून 2024 का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। केंद्र सरकार ने खालिस्तान समर्थक समूह
सीख फॉर जस्टिस पर कितने साल के लिए प्रतिबंध लगाया है? 5 साल के लिए प्रतिबंध लगाया है। उसके बाद में हम आज यहाँ पर बात करते हैं पर्सन ऑफ द डे की, और आज हमारे सामने जो पर्सन ऑफ द डे वो कौन है? भारत के महान सम्राट अशोक। और अशोक जो है बिंदुसार का पुत्र था, और इन्होंने अपने पिताजी के बाद में सिंहासन पर बैठे, और सिंहासन पर बैठने के बाद में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया था। ठीक है, अब यहाँ अपन लोग देखते हैं तो एक चीज़ जो महत्वपूर्ण है वो क्या है कि अशोक जो है वो एक महान के रूप में उसको हम लोग जानते हैं, और अशोक ने जो है वो 268 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व तक शासन किया था, और उसके शासनकाल में पाटलिपुत्र को मौर्य साम्राज्य की राजधानी बनाया गया था, है ना। किसको बनाया गया था? पाटलिपुत्र को, जबकि उज्जैन और तक्षशिला जो थे वो प्रांतीय राजधानियाँ थी। तो पाटलिपुत्र मौर्य साम्राज्य की राजधानी किसके दौरान बनी? अशोक के दौरान बनी थी। ठीक है, और अशोक ने अपने शासनकाल के दौरान एक युद्ध लड़ा था जिसको क्या कहते हैं अपन? कलिंग का युद्ध। और इस युद्ध के बाद में अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया था। ठीक है, अब फिर हम लोग यहाँ पर बात करते हैं आज के मैप ऑफ द डे की, और आज का मैप ऑफ द डे जो है वो साउथ इंडिया की बात कर रहा है यहाँ पर, और वो कौन सा है? नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व की हम लोग बात कर रहे हैं। ये पश्चिमी घाट के नीलगिरी पर्वत के बीच में स्थित है, और आप लोग यहाँ पर देख रहे हो ये कर्नाटक है, यहाँ पर ये केरला है, और यहाँ पर ये कौन सा आ गया? तमिलनाडु है, और इसके बीच का ये जो पूरा क्षेत्र है ये आप लोगों के नीलगिरी का क्षेत्र कहा जाता है। तो तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक के कुछ हिस्से शामिल हैं। ये भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व था। तो भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है? नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है। ठीक है, और ये भारत का सबसे बड़ा संरक्षित वन क्षेत्र भी है, और यूनेस्को के मानव और बायोस्फीयर कार्यक्रम के तहत भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व है। तो यूनेस्को के मानव और बायोस्फीयर कार्यक्रम के तहत भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है? नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है, जो पश्चिमी घाट में स्थित है। उसके बाद में हम लोग बात करते हैं राजस्थान के कुछ महत्वपूर्ण खबरों की बात करते हैं हम लोग यहाँ पर। तो वर्ष 2001 से 2011 की अवधि में राजस्थान के किस जिले में उच्चतम दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर पाई गई है? तो वो जिला दोस्तों कौन सा है? बाड़मेर है। किस जिले का लिंगानुपात राजस्थान के औसत लिंगानुपात के लगभग बराबर है? तो वो जिला कौन सा है? 12 है। 2011 की जनगणना के अनुसार किस जिले की साक्षरता दर राजस्थान की औसत साक्षरता के बराबर है? तो वो जिला कौन सा है? करौली है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद अजमेर राजस्थान का जिला कब घोषित हुआ? तो 1 नवंबर 1956 को अजमेर को राजस्थान का 26वां जिला घोषित किया गया। बास्केटबॉल को राज्य खेल का दर्जा कब मिला? 1948 में मिला। राजस्थान का सबसे कम वर्षा वाला संभाग कौन सा है? तो सबसे कम वर्षा किस संभाग में होती है? जोधपुर संभाग में होती है। उसके बाद देखें राजस्थान के किस जिले की थेवा कला प्रसिद्ध है? तो वो जिला कौन सा है? प्रतापगढ़ है, जो कि राज्य का जो है वो 33वां जिला बना। राजस्थान में संभागीय व्यवस्था को समाप्त किसने किया था? तो मोहनलाल सुखाड़िया ने किया था, जबकि उसी संभागीय व्यवस्था को शुरू किसने किया था? हरिदेव जोशी ने शुरू किया था। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के किस जिले की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर न्यूनतम रही? तो वो जिला कौन सा है? गंगानगर है। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के किस जिले में ग्रामीण महिला साक्षरता दर सर्वाधिक थी? तो ग्रामीण महिला साक्षरता दर सर्वाधिक किस जिले में थी? झुंझुनू में थी। इस प्रकार ये जनसंख्या से संबंधित को महत्वपूर्ण आंकड़े थे। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने भारत, विश्व, राजस्थान का करंट अफेयर्स, पर्सन ऑफ द डे, मैप ऑफ द डे और राजस्थान के महत्वपूर्ण जीके पे चर्चा की। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, शुक्रिया।